वॉर कब रुकेगा सर? मुझे तो युद्ध का कोई अंत नहीं दिखता। महाभारत आपको लड़नी पड़ेगी। एयर पावर से ही आपने तख्ता पलट किया। अगर आज हम एक मजबूत स्टैंड नहीं लेंगे, कल हमारे साथ कौन लेगा सर? और अब समय आ गया है कि उंगली तोड़नी। 48 घंटे में ये सरकार को डिकैपिटेट कर देंगे, सर धड़ से तन से जुदा। हम आज इस युद्ध में किसके साथ खड़े हैं सर? डोनाल्ड ट्रंप की महिमा मंडन करो भाई, चढ़ता सूरज है। इन्होंने तो ऐसी पलटी मारी है जैसे कि मतलब सांप भी नहीं मारता। अगर हमको अभी तक शत्रु बोध नहीं हुआ तो माफ कीजिए, हम बेवकूफ। जो होगा आज ही होगा, हम कल पर नहीं रुकेंगे। तुम हफ्तों के लिए लड़ने को तैयार हो, हम तो महीनों के लिए लड़ने को तैयार हैं। अगर 28 तारीख को ईरान के ऊपर जो पहली मिसाइल गिरी, उससे 3 दिन पहले ही इसी CIA ने ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान का वॉर करवा दिया सर। CIA ने, मोसाद ने, MI6 ने, ये तीनों का एक तो जॉइंट ऑपरेशन था। उन्होंने स्टारलिंक्स को जैम कर दी। AI का सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसको बोलते हैं मेवन। चाहे पाकिस्तान में भीख मांग रही हो जनता, लेकिन आर्मी ऑफिसर दुनिया के रिचेस्ट ऑफिसर हैं सर। ये जो आपका मुल्ला मुनीर है, ये तो जाके तलवे चाट रहा है डोनाल्ड ट्रंप के। दुश्मन गधा तो नहीं है, भगवान जाने क्या क्या और है। लोग तो अटकल लगा रहे हैं कि ये एप्स्टीन फाइल में भी इनके खिलाफ कुछ है। ऐसी सिचुएशन में देश के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए सर। तुम कह रहे हो कि मेरे पांव पकड़ो, सरेंडर करो। अरे सरेंडर करने के लिए दुश्मन को पहले हराना होता है। झल्ला रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, लड़ाई शुरू तो कर दी, अब लेकिन मसल दिया, वो तो उल्टे लेने के देने पड़ गए। हम अपने देश के लिए कुर्बानी देंगे, लेकिन हम इजराइल के लिए कुर्बानी क्यों दें? क्या मुझे सीज़फायर नहीं करना तुम्हारी शर्तों में? अब ये चौतरफा जो सक्कापना आप दिखा रहे हैं, जबकि असलियत ये है कि आप भिखमंगे। युद्ध के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बहुत हम आगे जो देख रहे हैं वो मंजर बड़ा खतरनाक। थैंक यू जनरल सर, आपने अपना कीमती समय दिया। तो बिल्कुल टाइम खराब नहीं करूंगा सर, मैं पहला सवाल यही पूछूंगा। इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन से लेकर पूरा आज मिडिल ईस्ट में। ये वॉर कब रुकेगा सर? ये देखिए, अगर आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं, और कई लोग करते हैं, तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो इस वक्त प्लानिटरी कन्फिगरेशन है, ठीक वही है जो महाभारत काल में थी। तो मतलब ये जितना भी हम कहना चाहें कि शांति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नॉर्मेटिव डिज़ायर ठीक है, लेकिन मुझे तो युद्ध का कोई अंत नहीं दिखता। यूक्रेन युद्ध 4 साल से चल रहा है, कोई अंत उसका नज़र नहीं आ रहा। और एक ये भी अटकल है कि वो ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा। दूसरा, ईरान में अब युद्ध चल रहा है, 75वें दिन क्या 76 डे है, एंड इट इज नो साइन ऑफ एंडिंग। उल्टा अब डोनाल्ड ट्रंप साहब आज उड़ रहे हैं चीन की तरफ, शी जिनपिंग से वार्ता होगी, उसके बाद डिसाइड होगा कि ये इंटेंसिफाई करेगा या कॉल ऑफ होगा। कॉल ऑफ होने के तो चांस कोई दिख नहीं रहे, क्योंकि जो भी नेगोशिएशन जा रही है, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, वो किसी तरफ ठोस और नहीं मोड़ ले रही। और उसके बनिस्पत एक युद्ध के इंटेंसिफिकेशन की एक लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जाने के पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ डैन केन, बाकी सारे सीनियर मिलिट्री लीडरशिप, सेंट्रल कमांड का बॉस जो उनका एडमिरल है, और उन सब से मिले और ब्रीफिंग ली है कि भाई व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, क्या है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 3 ऑप्शन है अमेरिका के पास। एक है एयरफोर्स, एयर पावर का ऑप्शन, जो अभी तक इस्तेमाल करता आया है और जो अभी तक मतलब ठोस नतीजे नहीं दिए। क्या ठोस नतीजा ढूंढ रहे थे? ये तो 10 बार तो पलटी मारी है कि हम किस लिए गए हैं ईरान में, लेकिन पहले कहा गया था कि हम रेजिम चेंज के लिए जा रहे हैं। 48 घंटे में ये सरकार को डिकैपिटेट कर देंगे, सर धड़ से तन से जुदा, और एक नई सरकार वहां आएगी, जो जैसे कि ठीक जैसे मादुरो के साथ किया गया था वेनेजुला में। मेरा ख्याल ये बड़ी भारी भूल थी, टेक्निकल तौर पे, मिलिट्री तौर पे, क्योंकि कोई मिसाल नहीं है आज तक दुनिया में जिसमें कि एयर पावर से ही आपने तख्ता पलट किया। आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने पड़ते हैं, बिल्कुल आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने पड़ते हैं।
और जो इन्होंने कलर्ड रेवोल्यूशन ट्राई करी थी ईरान में, इन्होंने कोई 40-50 हजार वहां पे स्टारलिंक टर्मिनल भेजे थे। क्यों भेजे थे? CIA ने, मोसाद ने, MI6 ने, ये तीनों का एक तो जॉइंट ऑपरेशन था कि जो ईरान की करेंसी है उसको डिवैल्यू करा दिया जाए। अब एक जो डॉलर है कोई 1.5 लाख रियाल से ज्यादा वहां इतनी बड़ी इन्फ्लेशन कर दी है, करेंसी डिस्ट्रॉय कर दी। उसका मुद्दा बड़ा सीधा था कि करेंसी डिस्ट्रॉय करेंगे, लोगों में किल्लत होगी, लोगों में इकोनॉमिक डिस्ट्रेस होगा, तो वो सरकार के खिलाफ बगावत करें। ठीक है साहब। लेकिन इस बारी रूस और चीन ने, देखिए एक कलर्ड रेवोल्यूशन हमने देखी है, आपने और हमने देखी है। पहले तो CIA ने करी श्रीलंका श्रीलंका में, तख्ता पलटा, फिर साहब बांग्लादेश में, फिर साहब नेपाल में, बिल्कुल 3 कलर्ड रेवोल्यूशन तो हमने देख ली हैं, और एक अटेम्प्ट देखा है लद्दाख में। तो ये सारा इंटरनेट पे काम होता है, और सबसे सीधा इलाज जो इसका है, रूस और चीन वाले जो करते हैं, इंटरनेट बंद। तो जहां इन्होंने इंटरनेट बंद करने का शुरू किया, तो वहां अपने जो इनके ऑपरेटिव्स थे उनसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने स्टारलिंक टर्मिनल भेजे। जो रूसी इंटेलिजेंस थी और जो चाइनीज इंटेलिजेंस थी, उन्होंने स्टारलिंक्स को जैम कर दिया और बहुत सारे लोकेट कर लिए टर्मिनल, ट्रांसमीटर का, बहुत सारे इनके ऑपरेटिव्स पकड़े गए। तो जनवरी में बात हो रही थी कि साहब तख्ता पलट करेंगे, और नेतन्याहू साहब और जो मोसाद के चीफ हैं वो बड़े श्योर थे, मोसाद के चीफ, कि साहब बस गया, ये रिजीम गया, एक छोटा सा धक्का दे दो और ये लुढ़क जाएगा, जैसे वेनेजुएला लुढ़का था, उससे भी आसान होगा, ये होगा, वो होगा। बड़ा आक्रोश है, बड़ा फलाना है, बड़ा ढिमकाना है। सिर स्वा आक्रोश नहीं था। और इन्होंने एक AI का सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसको बोलते हैं मेवन, और मेवन सॉफ्टवेयर के चलते खासकर जो आपके ड्रोन्स हैं, ये MQ प्रीडेटर क्लास के, इसमें वो काफी माउंट करके रखते हैं। उसमें क्या है कि पूरी प्रोफाइल ये बना के रखते हैं जो भी टॉप लीडरशिप है, जैसे मादुरो है, कब उठता है, कब सोता है, ब्रेकफास्ट में क्या खाता है, लंच कब खाता है, किधर खाता है, कहाँ जाता है। इन्होंने जो हमारे वीडियो कैमराज, जो उस देश के वीडियो कैमराज जो ट्रैफिक मॉनिटरिंग करते हैं, उसमें हैक कर लिया कि भैया जब भी एक लीडर जाता है तो ताम झाम पूरा 10 कारें आगे और 2 कारें पीछे, और ये सब वो उसके चल रहा होता है काफिला, तो वो सब कैप्चर होता है किस पे? आपके वीडियो पे, जो ट्रैफिक के आइलैंड्स पे जो वीडियो होते हैं, जो रेड लाइट के साथ वीडियो लगे होते हैं, उसको हैक कर लो, तो जो भी मूवमेंट हो रही है टॉप लीडरशिप की, आपको सब पता है, बिकॉज यू हैव हैक्ड इनटू द इंटरनेट उसका। और इंटरनेट में आप आए तो आप एक एक मूवमेंट लीडरशिप की आपको मालूम। इसी तरह इसकी बुनियाद पे उन्होंने, देखिए ये पहली बार डिकैपिटेशन स्ट्राइक करी थी सन 2024 में हिजबुल्लाह के खिलाफ। नासिरुल्लाह को मार डाला, उसका नंबर 2 आया, उसे मार डाला, 3 आया, उसे मार डाला, 4 आया, उसको भी मार डाला। यानी ऐसी स्थिति पैदा हो गई, कोई बनना ही नहीं चाहता उसके बाद। और फिर जो मीडियम टायर लीडरशिप थी, वो पेजर इन्होंने बेचे थे, उस कंपनी को इन्फिल्ट्रेट किया था मोसाद ने। बड़ा बेहतरीन ऑपरेशन, जिसके तहत उन्होंने पेजर सप्लाई किए हिजबुल्लाह को, और उनमें एक्सप्लोजिव थे। तो ठीक टाइम पे इन्होंने सारे एक्सप्लोजिव, सारी मिडिल टायर लीडरशिप खत्म करवाई। और फिर वो जो वॉकी टॉकी सेट्स थे वो भी इन्फिल्ट्रेट थे, मतलब बात करना किसी के लिए मुश्किल हो गया। और फिर इन्होंने हमला किया और काफी नुकसान पहुंचाया हिजबुल्लाह को। मतलब ये सोच बैठे थे कि साहब खल्लास कर दिया, रगड़ दिया, हमास खत्म कर दी और हिजबुल्लाह को कुचल दिया तकरीबन सर। और फिर हाउतीज के ऊपर उसके पीछे पड़े थे अमेरिकन। 3 महीने उन्होंने बम्बार्डमेंट की, और मतलब इतनी करी कि वो भी परेशान हो गए। उन्होंने बोला ठीक है साहब बस करो अब। तो ये फर्स्ट टाइम ट्रायल हुआ हिजबुल्लाह के साथ। सेकंड टाइम ट्रायल हुआ 2025 में, पिछले साल, जब इन्होंने ईरान पे 12 दिन का युद्ध किया। उसके स्टार्ट में भी कोई 20-25 IRGC के टॉप लीडर मारे, उन्होंने मार दिए। बिल्कुल।
ठीक है साहब। और फिर तीसरी बार ट्राई किया वेनेजुला में, चौथी बार अब फिर ट्राई किया है। बिल्कुल। लेकिन साहब देखिए, जब आप एक ही टेक्निक को बार 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 ट्राई करते हो तो दुश्मन गधा तो नहीं है ना। बिल्कुल। वो भी समझ जाता है कि साहब क्या है, क्या व्हाट इज हैपनिंग, कैसे हो रहा है। तो इसके चलते ईरान ने इसकी काउंटर स्ट्रेटेजी डिवाइस कर ली। वो समझ गए थे साहब कि ये डीकैपिटेशन स्ट्राइक करें। हर बार लड़ाई शुरू के पहले एक तो बातचीत का ढोंग करेंगे, और बातचीत के ढोंग में प्रिपरेशन तैयारी कर लेंगे, और दूसरे कोई अलर्टनेस डाउन होती कि भाई बातचीत चल रही है और उसमें टैक्टिकल सरप्राइज हासिल कर लो चोट करके। 3 बार किया है इन्होंने। तो जैसे आप जानते हैं 2015 को में ओबामा काल में पूरा एग्रीमेंट हो चुका था, सब हो चुका था कि ये अपना एनरिच यूरेनियम रूस को दे देंगे, फलाना ढिमकाना, सब कुछ हो चुका था। और लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, वो जायनिस्ट लॉबी के बड़े चहेते हैं, और भगवान जाने क्या क्या और है। लोग तो अटकल लगा रहे हैं कि ये एप्स्टीन फाइल में भी इनके खिलाफ कुछ है। एप्स्टीन मोसाद का एजेंट था। बिल्कुल। तो उसके चलते क्या इनका कुछ है। लेकिन 7 जो प्रेसिडेंट थे पहले, उन्होंने कुछ सोच समझ के ईरान पे हमला नहीं किया। कि साहब ईरान पे हमला करना इतना आसान नहीं है जितना वो उसको दर्शाया जा रहा है कि ईरान इज 4 times द साइज ऑफ इराक। बिल्कुल। ठीक है। और जब आपने इराक पे हमला किया था तो याद रहे, जब पहला हमला 1991 में हुआ था, 7.5 लाख की फौज, बिल्कुल, अमेरिका ने, नेटो ने ग्राउंड पे लगाई थी। 7.5 लाख, छोटा मोटा बिल्कुल नहीं है साहब। ये 7.5 लाख की फौज, और 48 दिन की बम्बार्डमेंट करी थी। वो एयर पावर से शुरू किया था, एयर सेंट्रिक कैंपेन, और बॉम्बिंग कर करके कोई इमारत खड़ी नहीं छोड़ी वहां पे। और फिर जाके ये लोग गए तो 3-4 दिन में सारा मामला खत्म हो गया था। गल्फ वॉर 2 जब दूसरी बार इराक पे हमला किया तो 3.5 लाख फौज लगाई थी, और CIA ने घूस खिला के जो पूरी रिपब्लिकन गार्ड की 5 डिवीजन जो मेन लड़ने वाली डिवीजन थी, उनको खरीद लिया और बोला तुम यार निकल जाओ चुपचाप से। अब जब हम लोग आएंगे, जब हमारा राज्य आएगा तो तुमको अच्छे ओहदे मिलेंगे, ये मिलेंगे। अच्छा खासा, उसको हम बोलते हैं ना चार्ली बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और चार्ली बनाया, और साहब उसके तहत जब वो कैप्चर कर लिया बगदाद तो उनको बोला तुम कौन मैं कौन। तो वो सारे के सारे रिपब्लिकन गार्ड्स वाले ISIS बन गए। ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इराक 4 गुना छोटा है ईरान से। इराक फ्लैट समतल मरुभूमि, बिल्कुल रेगिस्तान, मतलब वहां टैंक जाने को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। कोई ऑब्स्टिकल नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई नदी नहीं, कुछ नहीं वहां पे कोई बड़ी खास, ये यूफ्रेटस को छोड़ के। तो वहां अगर आपको इतने ग्राउंड ट्रूप्स चाहिए थे, ईरान 4 गुना ज्यादा बड़ा है उससे। 93 मिलियन, 93 करोड़ की तो इसकी आबादी है, और पहाड़ी पहाड़ हैं, एल्बर्स माउंटेन, जैग्रोस माउंटेन, पहाड़ी पहाड़, पूरा कोस्ट लाइन, क्लिफ्स हैं। और उसके चलते ईरान में तख्ता पलट करने के लिए अगर आपको 7.5 लाख चाहिए थे इराक के लिए, तो साहब यहाँ बगैर बूट्स ऑन द ग्राउंड आप कैसे तख्ता पलट कर सकते? तो जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ और मिलिट्री एनालिस्ट वगैरह सबने अटकल अंदाज लगा, देखिए जब भी युद्ध शुरू होता है तो सरकार पूछती है हम लोगों से, आपसे, सबसे, कि भाई कौन जीते। सिंपल, बिल्कुल, क्योंकि एवरीबडी वुड लाइक टू अलाइन विद द विनिंग साइड, क्योंकि यथार्थ जो है, मैं मतलब कि मेरी सोच ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई ग्राउंड पे जो जीता वो सिकंदर। बिल्कुल। तो सबने जब अंदाज लगाया तो कहाँ अमेरिका, कहाँ ईरान। अमेरिका सुपर पावर, न्यूक्लियर पावर, ये वो, साथ में इजराइल, रीजनल पावर इजराइल और मोसाद। ये बिल्कुल अपने आप में बहुत धुरंधर एक ये लड़ाके हैं ये लोग, मतलब इतना कॉम्बैट एक्सपीरियंस, इतना ये।
तो लोगों ने सोचा कहाँ टिकेगा यार, बीन काउंट ले लो, कितने जहाज, कितने टैंक, कितनी तोपें, ये तो मतलब वेयर इज द कंपैरिजन। तो सबका अंदाज था कि साहब मसल देंगे, अभी वेनेजुला में मसला है, अभी इसको भी 48 घंटे में खलास, सारा ड्रामा खलास हो जाएगा और ईरान विल बी हिस्ट्री, मतलब कॉलोनी बन जाएगा ये अमेरिका की। तो यार अमेरिका और इजराइल के साथ चलो, डोनाल्ड ट्रंप की महिमा मंडन करो, भाई चढ़ता सूरज है, चढ़ते सूरज को सब सलाम करना चाहते हैं कि भाई हमारी भी ट्रेड डील फंसी पड़ी है, ट्रेड डील फंसी है तो साहब हमारे लोगों की नौकरियां फंसी हैं। अभी आपका भैया ज्वेलरी सेक्टर, जेम सेक्टर, आपका लेदर सेक्टर, आपका टेक्सटाइल सेक्टर, ये सब फंसा पड़ा, वहाँ की नौकरियां, हमारा फूड सेक्टर, फिशरी सेक्टर, हम सब एक्सपोर्ट करते हैं, इनको कितने अरबों रुपए कमाते हैं हम हर साल, और ये हमारी जो कौन है, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, बंद कर लो बेटा, बंद कर। हमारी जो अरबों रुपए का व्यापार चलता है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जब से आए इसने चक्का जाम कर रखा था, 50% टैरिफ आप पे लगा रखा था। बिल्कुल। देखिए साहब, कहने को बोलते हैं कि ये हमारे बड़े हितैषी हैं, हमदर्द हैं, फलाना है, ढिमकाना सर मिठाई जब शायद डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन, हिंदुस्तान में ज्यादा खुशियां मनाई थी कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा मतलब आ गया, डोनाल्ड ट्रंप तो आ रहे, मतलब क्योंकि जो फर्स्ट टर्म में इनके साथ अनुभव था वो बिल्कुल अलग था। लेकिन जब ये दूसरी टाइम में आया है, इन्होंने तो ऐसी पलटी मारी है जैसे कि मतलब सांप भी नहीं मारता। बिल्कुल। और श्रीलंका में सारा किसने किया? CIA ने, अमेरिका ने। बांग्लादेश CIA, अमेरिका, ISI मिलकर। नेपाल, श्रीलंका बिल्कुल आपकी CIA ने किया है। टोटल CIA का ऑपरेशन है। लद्दाख में CIA का ऑपरेशन है। कुकी लैंड बिल्कुल अलग करना कौन चाह रहा है? अमेरिका चाह रहा है। काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिव वो जो पकड़ा गया वो किसका? अमेरिका का। ठीक है साहब, आपको कहते हैं, आश्वासन देते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, ये मुख से कहा जाता है, लेकिन कथनी और करनी में बड़ा फर्क है साहब। और अगर हमको अभी तक शत्रु बोध नहीं हुआ तो माफ कीजिए, हम बेवकूफ हैं। भाई 2 टूक शब्दों में बोलना पड़ेगा। फिर आप शुतुरमुर्ग की तरह सर दे रहे हैं रेत में। आपको दिख नहीं रहा कि हमारी सबसे बड़ी शत्रुता इस वक्त कौन दिखा रहा है? चीन नहीं दिखा रहा, ये अमेरिका। सर एक चीज है, आपने बहुत अच्छा, मैं ये कह रहा हूं सर, देखो अहिंसा एक अच्छी चीज है, हम बोलते हैं अहिंसा, लेकिन सर अगर आज हम एक मजबूत स्टैंड नहीं लेंगे, कल हमारे साथ कौन लेगा सर? मैं एक पूछ रहा हूँ, चलो आज वॉर चल रहा है, हम कहते हैं कि यार नहीं, हम तो अहिंसा पर विश्वास रखते हैं, हम हमें अहिंसा पर विश्वास रखते हैं। आज कहीं ना कहीं ईरान का वॉर चल रहा है, दुनिया को सबको पता है सर, ईरान के पीछे कहीं ना कहीं बैकफुट में रशिया है, बैकफुट में चाइना कहीं ना कहीं है, लेकिन हम आज इस युद्ध में किसके साथ खड़े हैं सर? हम किसके साथ हैं? देखिए, वही मैं बता रहा था ना कि जब एक हमारे देश में तबका है, माफ कीजिए, बुरा नहीं मानना चाहिए लोगों को, लेकिन सच है, ठीक है, और फौजी के तौर पे सच बोलना तो हमको पहले से सिखाया जाता है कि यथार्थ क्या है। बिल्कुल सच है कि हमारे देश में एक तबका है अमेरिका की महिमा मंडन करने वाला। लोग सोचते हैं कि छोड़ो रूस को यार, ये तो फिनिश, हैज बीन पावर हो गया, बुढ़े हो गए वहां के लोग, और छोड़ो चीन को और छोड़ो रूस को, हमको अमेरिका के साथ हो जाना चाहिए। बेशर्मी से ये जो आपका मुल्ला मुनीर है, ये तो जाके तलवे चाट रहा है डोनाल्ड ट्रंप के, और उसने 3 महीने में 3 बार इसको बुला के चाय पिलाई, खाना खिलाया, ये सब कर रहा है। इसका फेवरेट फील्ड मार्शल हो गया है। तो साहब, इसके चलते आपको ये सोचना होगा कि ये हवा किस ओर जा रही है? आप अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं, क्या वो आपके साथ है? भाई नेपाल में तख्ता पलट किया, नुकसान किसका है? हमारा नुकसान है सर, हमारा नुकसान है। जो बांग्लादेश से हमारा नुकसान है, बांग्लादेश आपका खासा नुकसान। बिल्कुल। हसीना वाजेद को हटाना, ये तो दुश्मनाई मोल लेना है, वो शरेआम, इसी तो। लेकिन लोगों की ये विचारधारा थी, जब मैंने बताया ना कि जब ये युद्ध शुरू होने वाला था, तभी उस वक्त जब हम जाते थे टीवी शोज के ऊपर, ये वो, और बाकी सारे भी एनालिस्ट आते थे, वो कहते थे GD क्या है यार, ये मसल देगा, किसका साथ दे रहे हो तुम? ईरान का कुछ नहीं होना। तो मैं कह रहा था तुमको झटका लगेगा, ईरान विल फाइट बैक। बिल्कुल।
क्योंकि ईरान के पीछे जैसे आपने बताया रूस है, चीन चाइना, है, बिल्कुल बड़ी सर, ताकतें हैं, बिल्कुल। छोटी मोटी हल्के में नहीं ली जा सकती। वेनेजुला बहुत दूर था, हम्म, अमेरिका का पिछवाड़ा था, बिल्कुल। तो वहां जाके इंटरवीन करना, लड़ाई करना रूस और चीन के लिए बेवकूफी थी, तो उन्होंने जाने दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन ईरान कोई अमेरिका का पिछवाड़ा नहीं, नहीं है। जितना दूर वो अमेरिका से है उससे कम दूर वो रूस और चीन से है। रूस का तो बॉर्डर लगता है अमेरिका के साथ, कैस्पियन सी पूरा ये ईरान के साथ बॉर्डर लगता है, वो ट्रेड आता है, सब कुछ आता है। चीन बिल्कुल साथ है, ठीक है, उनका पिछवाड़ा है ये तकरीबन, ठीक है, मोर देन अमेरिका। और यहाँ पे ये लोग लड़ जाएंगे, ये इसको अच्छी लड़ाई, और 40 साल से ये तैयारी कर रहा है ईरान इसी जंग की। सर पूरे इसने अंडरग्राउंड सिटीज बना रखी हैं जहां पे ड्रोन बनते हैं, मिसाइल मैन्युफैक्चर होते हैं। आप कर लो बॉम्बिंग जितनी मर्जी करनी है, एक बार धरती माँ की गोद में आ गए तो आ गए। वो हम फौजी मैंने डिग डाउन बोलते हैं भाई, वही बचाता है, सारी बॉम्बिंग शेलिंग तोपों से बचाने वाली धरती है। तो ये तो जमीन के नीचे बड़े हुए हैं। और अभी देखिए CIA कह रही है कि जितनी मर्जी बॉम्बिंग कर ली 40 दिन की 50 दिन की, क्या हुआ, 30% ठोक पाए इनके मिसाइल, बिल्कुल। और जो ड्रोन्स हैं उससे भी कम। मतलब ताकत पूरी बरकरार है, अंडरग्राउंड है, तो ये तो महीनों लड़ सकते हैं। और शुरू से ही ईरान वाले कह रहे थे, लोगों ने तवज्जो नहीं दी, ईरान वाले कह रहे थे यार तुम हफ्तों के लिए लड़ने को तैयार हो, हम तो महीनों के लिए लड़ने को तैयार हैं। ये एसिमेट्री है भैया। आप जो फायर करते हो इंटरसेप्टर मिसाइल, बिल्कुल। जो थार्ड है, जो पेट्रियट है, एक मेरे ड्रोन के लिए 2 चलाने पड़ते हैं। ड्रोन मेरा $20,000 का आता है, एक थार्ड जो है वो $4 मिलियन का आता है, एक पेट्रियट $1.5 मिलियन का आता है, और 2 फायर करने पड़ते हैं। तो ये कब तक चलेगी, तुम कब तक मेंटेन कर सकते हो? एसिमेट्री, कॉस्ट एसिमेट्री, इकोनॉमिक एसिमेट्री। तो मैंने तो उसी वक्त स्टार्ट पे, आई एम वन ऑफ द फ्यू पीपल भारत में जिन्होंने कह दिया कि साहब ये लड़ाई का नतीजा काफी उलट होगा जो कि आप सोच रहे हैं सारे के सारे। लेकिन मारो लात रूस को, अरे रूस को लात मार, ये तुम्हारा ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है। बिल्कुल। 71 की लड़ाई में लड़ चुका हूं, बिल्कुल सर। हमें मालूम है किस तरह ऑन द टेबल क्या हथियार चाहिए, बोलो। वो तो हमको जेट बॉम्बर दे रहे थे, हमने नहीं लिया। वो तुपोलेव बॉम्बर वो तब हमको दे रहे थे 71 में, ले लो हमसे, ये जो चाहिए लो। Su-7 को 200-300 जहाज दिए थे लड़ाई के बिल्कुल ठीक पहले, और नेवी को, एयरफोर्स को, आर्मी को जो चाहिए ऑन द टेबल। 130 मिलीमीटर मीडियम गन्स, हमारे T-54 टैंक, T-55 टैंक, वो PT-76 लाइट टैंक, जो पीपा LP वगैरह जो चाहिए वो आपको मिलेगा। और जब अमेरिकन 7th फ्लीट आई थी तो किसकी सबमरीन आई थी? रशिया की आई थी। रशिया की सबमरीन। बिल्कुल। तो साहब ये हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड, एक होता है भैया ये अजमाया हुआ दोस्त। लेकिन सर आज भी देखिए, अगर आज आप सीज फायर को देखें तो दुनिया को ये समझ में आना चाहिए कि ईरान ने पहले ही दिल में बना रखा है मुझे सीज फायर नहीं करना तुम्हारी शर्तों में। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए जा रहा है कि चलो तुमने बुला लिया हमारे को, पाकिस्तान में बुला लिया, जो होगा आज ही होगा, हम कल पर नहीं रुकेंगे। वो आज ही डिसीजन बोलता है कि आज यस और नो। उसने पहले ही माइंड सेट है सर कि मुझे तुम्हारी ये शर्तें नहीं माननी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ईरान पूरा रेडी है इस वॉर के लिए। देखिए साहब, शर्तें मनवाने के लिए आपको पहले हराना होता है, बिल्कुल, पानी पिलाना होता है जी। क्या आप पानी पिला पाए? बिल्कुल। मैंने बताया 30% आपने ठोका है। बिल्कुल सर, 30%, इतने दिन की बमबारी करके 30%। क्योंकि इतिहास में, सैनिक इतिहास में कोई मिसाल नहीं है दूसरी कि जहां केवल बॉम्बिंग करके आपने रिजीम बदला होगा। 20 साल बॉम्बिंग की थी वियतनाम की, क्या रिजीम बदल पाए? उल्टा साइगोन में जो इनकी सरकार थी वो गई और ये हेलीकॉप्टर से लटक लटक के भागे। ठीक है, हेलीकॉप्टरों के वो पकड़ के ना, वो हैंडल नीचे लटक के भागे हैं वहां से। ये फिर इराक में 8 साल लड़े, $4 ट्रिलियन खर्चे कर दिए, कितने थाउजेंड्स ऑफ बॉडी बैग आ गए, क्या मिला? 8 साल के बाद छोड़ना पड़ा, और वहां पे शिया आ गए। अफगानिस्तान में देख लो सर, अफगानिस्तान में 20 साल लड़े 20 साल। और वहां से जैसे भागे हैं साहब, तो वो तो हम मिलिट्री भाषा में कहते हैं मिलिट्री डिसग्रेस। सामान छोड़ के भागे, अपना सामान छोड़ के भाग गए, वहां से भाग लिए। तो
सारे प्रेसिडेंट हैं आपके पास। बिल्कुल। देखिए, फोरकास्टिंग के लिए आपको और मेरे को सेना में मैं 2 ऑपरेशन डायरेक्टरेट में मैं 2 बार रहा हूँ। जी। डायरेक्टरेट जनरल मिलिट्री बिल्कुल। ऑपरेशन 2 बार टेन्योर की। हम्म, तो हमको जब फोरकास्टिंग करनी होती है, आप सिंगल इवेंट फोरकास्टिंग नहीं कर सकते कि भाई क्या होगा, ये मतलब ज्योतिषी का काम नहीं कर बिल्कुल। सकते। हम किस तरह फोरकास्ट करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी फोरकास्टिंग कैसे की जाती है, उसको बोलते हैं पैटर्न मॉडलिंग। कि जो पैटर्न है हम्म, वो बार बार रिपीट होता है, पैटर्न सिमिलर रहता है, ठीक है। तो कहीं आपको फोरकास्ट करना है तो वो पास्ट के 20 साल 30 साल का पैटर्न समझिए, कैसे चीजें हुई हैं, तो वही पैटर्न आप देखेंगे चलता रहेगा। तो ह्यूरिस्टिक वार्निंग, देखिए, एक है कि मैं एल्गोरिदमिक वार्निंग करूं हम्म, कि मान लीजिए आपके पास टेलीफोन डायरेक्टरी है, हम्म, कितने नाम हैं इसमें, तो फिर हर एक पेज स्कैन करे कंप्यूटर आपका, ठीक है, और बोले इसमें साहब 1,15,23,203 नाम है, ठीक है। दैट इज द एल्गोरिदमिक एल्गोरिथम। मेथड। दूसरा मेथड क्या है साहब कि हर एक पेज 1 पे 250 नाम है, पेज 2 पे 270 है, पेज 3 पे 240 है, तो मतलब एवरेज औसतन 250 नाम पर पेज। टोटल पेज कितने हैं साहब? 1200। तो दिस जरबे दिस आपको अप्रोक्सीमेटली इतना है, और ये और जो आपकी एल्गोरिदमिक फिगर तकरीबन बराबर है। मतलब आप ह्यूरिस्टिक ब्रॉड पैटर्न फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो जब हमने फोरकास्टिंग करके देखा, पैटर्न मॉडलिंग करके देखा, तो यार ये ईरान भारी पड़ जाएगा, इस लड़ाई में ईरान भारी पड़ जाएगा। 7,000 किलोमीटर दूर है किससे? अमेरिका से, अमेरिका से। ठीक है। बिल्कुल। 7,000 किलोमीटर दूर है, कोस्ट लाइन पे पहाड़ है, पहाड़ी। रेत नहीं है। बिल्कुल। वहां पे टनल है, वहां पे गुफाएं बना रखी हैं, वहां पे ये अंडरग्राउंड बंकर बना रखे हैं जहां पे इनकी मिसाइल बैटरीज हैं, इनके ड्रोन्स हैं। तो पूरे जो उत्तरी तट है गल्फ ऑफ हॉर्मुज का, वो ईरान का तट है, बिल्कुल सर। और वहां से कोई एक जहाज परिंदा पर नहीं मार सकता साहब वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज में, जब तक ईरान ना चाहे। अगर इन्फेंट्री भी ना आते तो पूरे माइंस लगी हुई है इनकी पूरी पूरी। माइंस लगी हुई हैं, सब कुछ लगी हुई है, और आपको हमला करना है तो कम से कम 2-2.5 लाख तो तट को पकड़ने के लिए चाहिए, फोर्स और वो भी अब 18 महीने लड़ते रहेंगे। और वो CIA का एस्टिमेट और पेंटागन का एस्टिमेट कि कोई 15,000 तो बॉडी बैग्स आ सकते। बॉडी बैग्स। अरे लड़के दिखाओ यार पहले, वो नहीं तो हवा में बात मत करो। तो मैंने उस वक्त भी लोगों को बोल दिया, लोग बड़े हैरान हुए और पूरा मीडिया हैरान हुआ कि जनरल साहब क्या बोल रहे हैं, क्या सवाल है जीतने का ईरान के, या बचने का ईरान। वो तो यहाँ तक बात हो रही थी खलास हो जाएगा, रगड़ जाएगा, इसको कॉलोनी बना देंगे। तो बहरहाल जो मैंने कहा था, जो हमारा एनालिसिस था, वो ठोस पड़ा, और ईरान इज स्टिल फाइटिंग, और ईरान कह रहा है यू मे बी फिनिश्ड, आई एम नॉट फिनिश्ड। यस। कहाँ हरा? किसने किसको हराया तुमने? कि तुम कह रहे हो कि मेरे पांव पकड़ो, सरेंडर करो। अरे सरेंडर करने के लिए दुश्मन को पहले हराना होता है। हवा से बातें करने से डोनाल्ड ट्रंप 10 बयान दे मीडिया के सामने जाके ऐसे ऐसे करके उंगली दिखा दिखा के तो लड़ाई थोड़ी ना जीती जाएगी। बयानबाजी से लड़ाई नहीं जीती जाती था। और ये कटु सत्य डोनाल्ड ट्रंप साहब को एविडेंट हो रहा है, झल्ला रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, लड़ाई शुरू तो कर दी, अब निकलूं कैसे? इलेक्शन भी अभी नवंबर में सर। नवंबर में इलेक्शन है, उसकी प्राइमरी मई में है। बिल्कुल। और अमेरिका में स्थिति क्या है? जो तेल आपका $2 प्रति गैलन पे आ रहा था, अब साहब वही तेल आपको $4.5 प्रति गैलन औसतन, और कई प्रांतों में तो जैसे कि वाशिंगटन, नेवाडा वगैरह में $5 प्रति बैरल चला गया। यानी हर अमेरिकन की जेब में कष्ट हो रहा है, ठीक है। खाने की कीमतें जा रही हैं, फर्टिलाइजर की कीमतें 42% अमेरिका में बढ़ गई, और इसके चलते इन्फ्लेशन बढ़ रही। इलेक्शन में जाना है, रिपब्लिकन पार्टी रो रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, बंद करो ये तमाशा। मोस्ट अनपॉपुलर वॉर है। डोनाल्ड ट्रंप की खुद की पॉपुलैरिटी रेटिंग 42% पे 40% के नीचे आ गई है साहब। और
दिस इज द लोएस्ट रेटिंग फॉर एनी प्रेसिडेंट, लेस रिचर्ड निक्सन जो कि इम्पीच हो गया। तो क्या आप भी इम्पीच होंगे? अगर आप मिड टर्म इलेक्शन हार गए तो आप तो लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे, और लेम डक प्रेसिडेंट बनने में, इम्पीच होने में कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तरह इसने नाटक किए। ठीक है, तो हमको भी साहब यथार्थ समझना चाहिए था, लेकिन थोड़ा लेट समझ आया। हम अब देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जी गए इजराइल, इजराइल हमारा दोस्त है, लेट देयर बी नो डाउट, हर लड़ाई में हमारा साथ दिया, हर लड़ाई में हमारा साथ दिया है, जो हथियार चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, हमसे शेयर की है, और बहुत मतलब काफी क्लोज रिश्ता है। तो जब उन्होंने बुलाया तो प्रधानमंत्री जी चले गए वहां पे एक दिन पहले लड़ाई के, जो कि अपना ही कुछ संकेत अलग से देता है। तो क्योंकि उस वक्त यहाँ पे अंदाज था कि साहब ऐसी तो मसल देंगे, लेकिन मसल दिया वो तो उल्टे लेने के देने पड़ गए। और हम तो उस वक्त अपने इजरायली दोस्तों को, हम जो बहुत सारों को, अफसरों को मैं जानता हूँ, मैं कह रहा था यार तुमने गलत जगह हाथ डाला है, आप यहाँ पे झटका लग सकता है और नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं नहीं, अरे हम ये है वो है, ये तख्ता पलट हो जाएगा, देखो 48 घंटे का 48 दिन मैंने फोन करके पूछा भैया अब ये इन्होंने देखा सर, हमने 6 दिन में 7 देशों को हरा दिया था, तो सेम वही ले रहे थे 60 के दशक में। बिल्कुल वही ले रहे थे ना। लेकिन देखिए, उसको बोलते हैं कि अगर अपने दुश्मन को भांपने में आप मिस कैलकुलेशन कर दो, बिल्कुल उसको कम आंको, तो वो घातक सिद्ध हो सकता है। ज्यादा आंको तो चलो ठीक है, आप तैयारी ज्यादा करो, आप ज्यादा प्रिपरेशन करोगे तब जाके हमला करो, लेकिन अगर आप अंडर एस्टिमेट करो तो घातक सिद्ध हो सकता है, और ये हुआ है। आज के दिन इजराइल में हाइफा का पोर्ट जला दिया गया है, रिफाइनरी जला दी गई है, जल चुकी। तेल अवीव पे ऐसी जबरदस्त बॉम्बिंग हुई है कि वो वहां पे खंडर गाजा जैसा बन गया सर। ठीक है साहब, आपका जो डिमोना का रिएक्टर था वो ठोका है। ठीक है, आपके जो बेन गुरियन एयरपोर्ट, जो रास नौर और ये कितने सारे जो इनके मिलिट्री नेवतिम, वो सब जमींदोज कर दिए, और अंदाज लगाया जा रहा है कि 1000 के ऊपर कैजुअलिटी हुई है। 50 से ज्यादा मेरकवा टैंक उड़ गए हैं ये लेबनान के अंदर, और नेमर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर कोई 70-75। बात यह है कि ये लोग बिल्कुल सेंसरशिप कर रहे हैं, ये कोई खबर आने नहीं दे रहे। अमेरिका ने सुई अटका रखी है कि साहब हमारी कैजुअलिटी कितनी हुई है, 13। तीसरे चौथे दिन 13 कैजुअलिटी, तब से बड़ी नहीं है उनके, तब से बड़ी नहीं है साहब। हाँ, जो कि घायल हैं वो 415 हो गए, उनमें कुछ नहीं हुआ सर, प्यार से 415 घायल हो गए। मतलब जो मौतें हैं आप उसमें सिखा रहे, ये तो हमको भी मालूम है ये ट्रिक कि भाई इतने घायल हो गए, बाद में धीरे से बोले यार वो मर गए। बताएंगे भी नहीं इंटरनेशनल मीडिया को कभी सर? नहीं बताएंगे, अपने लोगों को नहीं बता रहे, छुपा रहे हैं, क्योंकि मोरल डाउन हो जाएगा और बवाल खड़ा हो जाएगा। एक चीज अगर अमेरिका के लोग नहीं चाहते वो है बॉडी बैग। बिल्कुल, कि लाशें नहीं उनको पसंद, कि हमारे लड़कों बच्चों की लाशें वापस आ रही हैं, नहीं साहब बंद करो। सिर्फ धरती उनकी नहीं है सर, क्यों यूएस लड़ रहा है? वो सीधा कह रहे हैं साहब कि देखो यार, हमको अगर अपने देश के लिए लड़ना मरना है तो हमें गवारा है, हम राजी हैं, जब मर्जी आप बोलो हम अपने देश के लिए कुर्बानी देंगे, लेकिन हम इजराइल के लिए कुर्बानी क्यों दें? और जबकि ये अटकल लग रही है कि भाई एप्स्टीन फाइल की वजह से नचाया जा रहा है, एप्स्टीन फाइल की वजह से नाच नचाया जा रहा है, नाच और आप वो कह रहे हैं हमारी, इट्स नॉट आवर वॉर, इट इज इजराइल्स वॉर। रेजिग्नेशन दे चुका है उनका जो वो टोनी करके जो उनका काउंटर टेररिज्म का चीफ था, कि साहब देयर वाज नो इमिनेंट थ्रेट टू अमेरिका फ्रॉम ईरान। अभी तो पीट हेगसेथ के ऊपर ब्लेम डाला सर डोनाल्ड ट्रम्प ने कि वॉर में लाने वाला हमारे को पीट हेगसेथ थे। अब वो भी ढूंढ रहा है ना, बिल्कुल स्केपगोट, जबकि अभी भी पीट हेगसेथ उनके वॉर सेक्रेटरी हैं सर। अगर चलो पीट हेगसेथ आपको वॉर में लेकर आए तो आपने अगले दिन क्यों नहीं हटा दिया उन्हें? वो भी आज आपके खास राइट हैंड आपके बने बैठे हैं। नहीं उस वक्त तो अब ये बोल रहा था डोनाल्ड ट्रम्प, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था कि यू आर द वन पीट, जिसने कहा कि जाओ यू आर द मोस्ट, हाँ ये लेट्स डू इट। और पीट हेगसेथ की क्या तजुर्बा है, आई मीन वो कर्नल रैंक तक नहीं पहुंचा था जी, तो क्या तजुर्बा क्या है आपका, जिसकी बुनियाद पे आप ऐसे अटिल्ला द हन बन रहे कि कैदी मत लो, कोई डूब रहा है। जनीवा कन्वेंशन कहती है कि भाई आपने
दुश्मन के जहाज को डुबो दिया, तो जो डूब रहे हैं उनको बचा लो, कैदी ले लो। ये जो नहीं, उनको मार डालो, उन पे गोली चलाओ। ये तू क्या अटिल्ला द हन है, जंगीज खान है, क्या है तू? है और लड़ाई में जरा जो करके दिखाए, बातें बड़ी बड़ी सब कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं भाई लड़ाई में तूने किया क्या? कालिया इधर आ जरा बता लड़ाई में क्या हाल हुआ तेरा? तो लड़ाई में बुरा हाल है, पिट गए हैं दो टूक शब्दों में, ठीक है। और अमेरिका जैसी सुपर पावर जिसका कि इतना इतना दबदबा था, इतनी धौंस थी, अमेरिका सुपर पावर, आज के दिन लोग कह रहे हैं अगर एक मीडियम पावर को नहीं हरा पा रहे, पिला सके, हरा नहीं सके, तो क्या लड़ेंगे रूस से, क्या लड़ेगा चीन से? बिल्कुल। क्या नहाएगी क्या निचोड़ेगी की बात हो जाती है ना। क्या वहां क्या करोगे? आपके जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो हिट हो गए, बिल्कुल। जो जेराल्ड फोर्ड था वो उसको ठोका, वो वापस अमेरिका पहुंच गया। इब्राहिम लिंकन को भी ठोका था, लेकिन वो रिपेयर होके वापस आ गया। और 3000 किलोमीटर दूर रखे, बिल्कुल, पास आने की हिम्मत नहीं हो रही। और इन्हें शौक लगा कि ईरान के पास तो इतनी लॉन्ग रेंज की मिसाइल ही नहीं थी, अब कैसे यहाँ तक पहुंच गई? 4000 किलोमीटर पे तो उसने दीगो गार्सिया में ठोक लिया था। आप दोबारा कल शुरू करो, वो रेड सी को भी बंद कर देगा, सुएज कैनाल के रास्ते को बंद कर देगा। 22% तेल आपका आता है हॉर्मुज से, 12 से 15% आता है रेड सी से, बिल्कुल, वो भी बंद। तो दुनिया में तो साहब इकोनॉमिक तबाही का मंजर है। बिल्कुल। यूरोप की इकोनॉमी तबाह कर दी, एशिया की इकोनॉमी जिसमें भारत की इकोनॉमी को जबरदस्त चोट पहुंची है, जापान की इकोनॉमी को, कोरिया की, वियतनाम की, जो देश देखो तबाह कर दी है इकोनॉमी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। और हम इसकी यहाँ लोग महिमा मंडन अभी भी करे जा रहे हैं, और वो आपको धमकी दे रहा है कि 50% टैरिफ लगाए थे, बड़े दोस्तों तुम 500% टैरिफ लगाऊंगा अगर रूस का तेल खरीदोगे तो। मेरे से 5 गुना ज्यादा दाम पे तेल खरीदो। अबे तेरे बाप का राज है, ये तो ब्लैकमेलिंग होगी ना सर सीधे। ये तो बाप का राज है ना, कि तुम साला तुम्हारी इकोनॉमी का भट्टा बैठे, मुझे क्या परवाह, तुम मरो। अरे हम 7-8% पर एनम जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी हो रही, बिल्कुल, आज के दिन 5.9% पे आ गए हो एज पर गोल्डमैन सैक्स। बिल्कुल, आपके पास $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व था, डॉलर्स का रिजर्व। अगर ये लड़ाई चलती रही $500 बिलियन पे आ जाएगी। $200 बिलियन गए। क्यों? तेल की कीमत जो आप रूस से खरीद रहे थे $60 प्रति बैरल, $50 प्रति बैरल, आज के दिन ग्लोबल प्राइसेस पे खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि आपने रूस को दिखाया तू जा, तू कौन मैं कौन। तूने कहा अच्छा ऐसी बात है साहब, तो जरा ग्लोबल प्राइस दे दीजिए। $138 प्रति बैरल पे तेल खरीदना पड़ रहा है, गैप लगभग 3 गुना सर, 3 गुना ज्यादा से आपको तेल खरीदना पड़ रहा है। मिल रहा है, यही गनीमत है। ये तो तेल खत्म हो रहा है मार्केट में। अरे 20,000 फ्लाइट्स यूरोप में कैंसिल हुई हैं, जर्मनी की सिर्फ 20,000 फ्लाइट्स। एविएशन टर्बाइन फ्यूल कहाँ है? अरे अभी तक जो टैंकर निकले थे लड़ाई के शुरू में वो पहुंच चुके हैं आखिरी। अब किल्लत शुरू होगी दुनिया में, तेल नहीं है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है। अगले साल कोई 350 मिलियन लोग भूखमरी का सामना करेंगे। लेकिन सर ऐसे इस टाइम जो दुनिया में सिचुएशन आ रही है, इसको पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में देश के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए सर। मुझे लगता है कि देश के हर, चाहे अपोजिशन हो, कोई भी हो, एक साथ। अगर यहाँ कल एक बयान आया प्राइम मिनिस्टर सर का, उन्होंने बोल दिया कि यार आप गोल्ड को मत लो, इसमें भी राजनीति सर देश के अंदर, कि बोला कि आप मतलब गाड़ियों का यूज कम करो। तो उसमें बोल रहे हैं कि कुछ एक लोगों का स्टेटमेंट कि आप तो प्राइम मिनिस्टर सर को भी अपना कॉन्वाई में नहीं जाना चाहिए, उनको भी। तो ऐसे टाइम में तो देश को एकजुट होना चाहिए सर, ऐसे टाइम में देश को राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कि अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा तो उन्होंने बड़ी सच बात बोली ना। बिल्कुल सर, कि भाई मुसीबत है, मुसीबत है, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कोविड जैसी मुसीबत है। बिल्कुल, ठीक है, कोविड से भी ज्यादा बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इकोनॉमी का इतना धक्का नहीं लगा था कोविड में जितना कि इस काल में लगने वाला है। अभी तो ट्रेलर है, बिल्कुल अभी तो ट्रेलर है। तो अगर उन्होंने आपको वार्न किया कि भैया थोड़ा सा फॉरेन ट्रैवल बंद करो, थोड़ा सा गोल्ड खरीदना बंद करो, थोड़ा सा कार पूलिंग करो, थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम करो, करना पड़ेगा। बिल्कुल, और देशों में हो रहा है। ये तो सरकार ने कीमत नहीं बढ़ाई पेट्रोल की,
वो सारी चोट अभी तक पेट्रोल कंपनीज को गई है, हम्म, लेकिन उनका कल दिवाला थोड़ी ना निकालना है, हमारी कंपनियां हैं, उनका दिवाला थोड़ी ना, आपको कीमतें बढ़ानी पड़ेगी। कीमतें बढ़ेंगी तो सारी और चीजों की कीमतें, भैया एनर्जी के डीजल ऊपर की जहाँ कीमत बढ़ती है, जो ट्रक आपका माल बिल्कुल ले बिल्कुल जाते हैं, तो हर चीज का दाम बढ़ेगा, सब सब्जी का, जो प्रोडक्ट्स डेली लाइफ के आप खरीदते हैं, टूथपेस्ट आपकी महंगी आएगी, सब कुछ एनर्जी पर डिपेंड है सर, सब हर कुछ चीज। एनर्जी पे डिपेंडेंट है, इन्फ्लेशन है सारी की सारी। तो ये जो है, ये जो ड्रामा है, उन्होंने बिल्कुल सही वार्निंग दी है। अब जब घर में आग लग जाती है तो ये नहीं पूछा जाता किसने लगाई, कौन आया था, कितने बजे लगी थी। हम्म, अरे पहले आग बुझाओ भाई, नहीं तो अगर यही करते रहो तो अभी तो आग है। बिल्कुल। लोगों को समझ नहीं आ रहा हाउ सीरियस द क्राइसिस इज। उसमें राजनीति सर, उसके अंदर राजनीति कि आप भी लोकल ट्रेन में जाओगे, आप भी बस में जाओगे, अगर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं तो पहले उस स्टेटमेंट की वजह क्या है, रीजन क्या है, वो नहीं जानना, लेकिन राजनीति करनी है सर। नहीं देखिए साहब, वो उसको बोलते हैं ना, एक जर्मन शब्द है शेडन फ्रॉइडे, हम्म, कि मैं इलेक्शन में पिट गया तो मैं गाली गलौज पे आ जाऊंगा। हम्म, इलेक्शन में पिट गया बिल्कुल भैया, बंगाल में पिट गए, असम में पिट गए, और वहां भी बड़ा अलग रिजल्ट आया है डाउन साउथ। बिल्कुल तो अब आप देखा कि मैं इलेक्शन में जनमत हासिल नहीं कर सकता, लोग आए तो गाली गलौज, ये गलत है। एक ऑपोजिशन का काम है अपोज करना, बिल्कुल लेकिन ये थोड़ा अपोजिशन जो की जाती है सोच समझ से की जाती है। जब पाकिस्तान से लड़ाई हो, जब चीन से लड़ाई हो, तो आप दुश्मन के खेमे में नहीं बैठ सकते, बिल्कुल आप दुश्मन के नैरेटिव नहीं बोल सकते, जैसे कि करती है हमारी ऑपोजिशन। उस टाइम पे ये समझ जाना चाहिए कि एक परिपक्व प्रजातंत्र में आपको पता होना चाहिए कहाँ पे अपोज करना, कहाँ पे एकजुट होकर लड़ना। चीन से लड़ाई हो जाती, खुदा ना खास्ता, बिल्कुल पूरा देश इकट्ठा होना चाहिए। पाकिस्तान से युद्ध है, पूरा देश इकट्ठा होना चाहिए, सब देश इकट्ठे हो जाते हैं सिवाय हमारे। बिल्कुल पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, पाकिस्तान सच कह रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो, क्यों बिल्कुल भाई? आपके सर्विस चीफ्स की भी इज्जत है, ठहराव है, वो बड़े जिम्मेदार ओहदे पे हैं, अगर वो कह रहे हैं तो आप उसको, वो झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान का एयर वाइस मार्शल औरंगजेब सच बोल रहा है, बिल्कुल ये किस बुनियाद पे आपने फैसला किया? और ये तो घातक है। वॉर ऑफ द बैटल ऑफ द नैरेटिव होती है आजकल, कि नैरेटिव जो जीत गया वो लड़ाई जीत गया, बिल्कुल सर। ग्राउंड पे जो कुछ भी हुआ। जो अभी एक चीज और है सर, जैसे बहुत सारे लोग, अभी आपने देखा ही है सर, आशिम मुनीर आजकल कंटिन्यू यूएस के चक्कर, तो लोगों को लग रहा है कि नहीं, कि आशिम मुनीर से बहुत प्यार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अगर ऐसा है सर कि वितिन, अगर 28 तारीख को ईरान के ऊपर जो पहली मिसाइल गिरी, उससे 3 दिन पहले ही इसी CIA ने ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान का वॉर करवा दिया सर। पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है अमेरिका को भी। भरोसा नहीं, वो तो अब गाली पे आ गए हैं। बिल्कुल कल परसों सीधी गाली देनी शुरू की है कि हमसे नाटक कर रहा था ईरान को मध्यस्थता का, और सपोर्ट, ईरान के जहाज अपने एयरफील्ड पे रखे हुए हैं बिल्कुल बचा के, और ईरान को चीन की सप्लाई ये दे रहा है। चीन के जहाज आते हैं, उन्होंने ब्लॉकेड लगा रखा है, चीन के जहाज आते हैं ग्वादर पे, सप्लाई अनलोड करते हैं, लैंड रूट से चली जाती है, बिल्कुल खत्म ब्लॉकेड, खत्म ब्लॉकेड। वो ब्लॉकेड कर रहे हैं, ये खत्म कर रहे खत्म हैं, कर और रहे कह हैं। रहे हैं कि साहब हम तो मध्यस्थता कर रहे हैं। अरे ये देखिए, हमारे हिंदी में गाना है बड़ा अच्छा, एक चतुर नार बड़ी होश यार, अपने ही जाल में फंसत जात। ये जरूरत से ज्यादा चतुर बनो तो ऐसा ही होता है। चीन के भी सक्के हैं, अमेरिका के भी सक्के हैं, ईरान के भी सऊदी अरेबिया के भी सक्के हैं, ईरान के भी सक्के हैं। अब ये चौतरफा जो सक्कापना आप दिखा रहे हैं, जबकि असलियत ये है कि आप भिखमंगे हैं, फटीचर हैं, हर किसी के सामने कटोरा लेके खड़े हैं। तो क्या आपकी वजूद क्या है, औकात क्या है, कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की, कोई पॉलिसी फॉलो करने की कोई औकात नहीं है पाकिस्तान की। लात बड़ी वहां से, सऊदी अरेबिया से, UAE से पैसे मांगते थे, UAE ने कहा वापस रख मेरे $3.5 अरब जो तूने खा रखे हैं, वापस कर। तो रोते गए सऊदी अरेबिया की, भैया मेरे को पैसे वापस कर, पे फ्रॉम पीटर, बोरो फ्रॉम पीटर टू पे पॉल, इससे लेके उसको उधार। वो जैसे हमारी हिंदी में कहते हैं ना, इसकी टोपी उसके सर। संस्कृत में हम लोग कहते हैं बड़ा अच्छा, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, उधार लेंगे लेकिन साला घी खाएंगे उधार लेंगे घी खाएंगे। तो ये इनकी हालत है पाकिस्तान की। तो मतलब इसका जमीर कहाँ है?
इनके झूठ बोलना तो फितरत में शामिल है। सर इनके अरे अरबों रुपए बेटा खाए इन्होंने अमेरिका के, और किसको पाला? ये ओसामा हाँ, बिन लादेन को। को 800 गज पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से दूर 4 मंजिला मकान में ऐश महल में 3 बीवियों के साथ पाल रखा था। और क्या गोली पिला रहे थे अमेरिका को कि साहब वो तो तोरा बोरा किसी गुफा में है, साले का डायलिसिस हो रहा है, किडनी फेल हो गई है दोनों, बड़ा बुरी हालत में है, वह मरने वाला है, खुद ही मर जाएगा, ये वो ये। और अमेरिका को पता था इनके पाल रखा है, उन्होंने सैटेलाइट से पकड़ लिया, और वो जब वो पकड़ लिया अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस से, तो इनको बताए बगैर रेड कर दिया, मार डाला। और एक उसकी जो बीवी लड़ने आई थी छोटी सबसे छोटी एज में, उसको पाँव में गोली मारी हट में साइड में, और खत्म कर दिया इसको। तो मतलब अमेरिका जानता नहीं किस कदम का। पिछली टर्म में डोनाल्ड ट्रंप बोलता था दिस इज अ कंट्री दैट हैज रिप्ड ऑफ अस बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आई मीन द प्रीवियस प्रेसिडेंट्स वो स्टूपिड बेवकूफ थे कि इसको ट्रस्ट किया। आप तो ट्रस्ट आपने तो गोदी में बिठा लिया है, सर पे चढ़ा लिया है। और ये हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि जहां पाकिस्तान का सर फिरता है कि अमेरिका मेरे साथ, बस भाई 71 में लड़ाई आपसे क्यों करी थी कि अमेरिका साथ में, अमेरिका मेरे साथ है। अब रिचर्ड निक्सन, मैं उसका फेवरेट हूँ, याह्या खान फेवरेट फील्ड मार्शल तो नहीं था, वो जर्नल ही था, तो ये तो सेल्फ स्टाइल फील्ड मार्शल बन गए। तो उस वक्त मेरे को चिंता होती कि साहब जब भी पाकिस्तान का सर 7वें आसमान पे चढ़ता है कि अमेरिका मेरे साथ है, वो आपको उंगली करने से बाज नहीं आएगा। और अब समय आ गया है कि उंगली तोड़नी पड़ेगी, वक्त आ गया। इनके ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर दुनिया के रिचेस्ट ऑफिसर हैं सर। चाहे पाकिस्तान में भीख मांग रही हो जनता, लेकिन पिछले बाजवा इनके नेक्स्ट जो लास्ट जनरल थे, उनके भी शायद 12.6 बिलियन पाकिस्तानी डॉलर सर इनकी करेंसी। नहीं देखिए, हर जर्नल उसके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, या अमेरिका में या इंग्लैंड में। बिल्कुल। परवेज मुशर्रफ कहाँ दौड़े थे, इंग्लैंड में। उनके फ्लैट है बढ़िया बढ़िया, जो कि मतलब हमारे यहाँ पे अंबानी नहीं खरीद सकता, वो इनके जर्नल खरीदते हैं, क्योंकि पैसे बनाते हैं। और रिबन लगा रखे हैं लड़ाइयों के। कौन सी लड़ाई लड़ी है तुमने सिवाय खसोटने के, लोगों का वो नूचने के। और अब पाकिस्तान में भी विदित हो गया है, लोगों को असलियत समझ आ गई है। अरे कुछ साल पहले आपको याद होगा जब इमरान खान को अरेस्ट किया था, क्या स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुआ था। बिल्कुल। 4 कोर कमांडर जो लाहौर में है, उसके घर पे चढ़ गए थे लोग, और उसने पाल रखे थे सफेद ये मोर, अपनी महिमा मंडन के लिए सफेद मोर पा रखे थे। दुनिया को इतनी भूख लगी थी, पकड़ के ले गए, शुतुरमुर्ग काट के खा गए। ठीक है, इसका फ्रिज खोला, जो क्राफ्ट चीज, सलामी हॉट डॉग थे, वो सब ले गए। ये हाल है, क्योंकि ये लोग अभी तक ऐश कर रहे हैं। पाकिस्तान की फौज मर्सिडीज कारों में घूमते हैं, सोने से जेवरों से लदी हैं इनकी बेगमें, और ये दुनिया को पाठ पढ़ाते हैं। अगर किल्लत है पाकिस्तान में, भुखमरी है पाकिस्तान में, तो फौज की वजह से। पाकिस्तान की फौज रिस्पॉन्सिबल। नहीं सर, थैंक यू, आपने अपना इतना कीमती समय दिया सर, तो उसके लिए बहुत थैंक यू। और लास्ट में सर, इस यूथ के माहौल में सिर्फ देश की जनता को एक मैसेज सर, क्योंकि आपको पूरा देश सुनता है, तो देश की आम जनता को। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज़ समझिए, ये युद्ध हमारे सर पे। मैंने बताया ना, शुरुआत में मैंने कहा था कि वही सितारों की प्लानिटरी कन्फिगरेशन है जो महाभारत काल में थी। महाभारत आपको लड़नी पड़ेगी। डिसाइसिव वॉर विद पाकिस्तान आपके सर पे है। जितना जल्दी आप इस मुसीबत को ख़त्म कर सकते हैं, आपको तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब युद्ध के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बहुत हम आगे जो देख रहे हैं वो मंजर बड़ा खतरनाक है। प्लीज़ बी रेडी, प्लीज़ सपोर्ट, अपनी कंट्री को सपोर्ट करिए जहाँ भी आप हैं, जैसे भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, आप सब देश की ताकत में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कंट्री, एकजुट रहिए, क्योंकि बड़े बड़े युद्ध हमारे सामने हैं। थैंक यू सर। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद सर।